नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। 2020 के आखिरी 26 घंटे बचे हैं और आज कोरोना वैक्सीन को लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी आई है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका का वो वैक्सीन जिसकी तरफ भारत देख रहा है, जिस वैक्सीन में भारत के करोड़ों लोगों को कोरोना से मुक्ति पाने की संभावनाएं दिख रही हैं, उस वैक्सीन को ब्रिटेन में इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है। भारत की एक्सपर्ट कमेटी भी इस वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी देने पर विचार कर रही है। आज हम आपको इस वैक्सीन से जुड़ी भारत की उम्मीदों के बारे में बताएंगे। ऑक्सफोर्ड वाले वैक्सीन का भारत वाला प्लान हम आपके सामने रखेंगे। वैक्सीन लगवाने से पहले भारत के हर नागरिक को इस विषय पर पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए आज तक लगातार आपको खबरदार कर रहा है। वैसे नए रूप रंग वाला कोरोना वायरस भारत के छोटे शहरों तक पहुंच चुका है। ये बहुत सारे केस तो ट्रेस ही नहीं हो पा रहे हैं। नया कोरोना 70% ज्यादा तेजी से फैलता है, इसीलिए चिंताएं और बढ़ गई हैं। नए साल की पार्टियों और जश्न को लेकर भी गाइडलाइंस आ गई हैं ताकि संक्रमण कम हो। दूसरी तरफ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड सहित अलग अलग वैक्सीन कोरोना के नए स्ट्रेन पर भी कारगर होंगी। WHO भी कह रहा है कि वायरस खुद को कितना भी बदल ले, सिर्फ 6 हफ्ते में वैक्सीन में जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैसे देश के दुश्मनों को 2020 की लास्ट वार्निंग दी है। आज राजनाथ सिंह की बातों में और सेना के एक्शन में वीर रस की मात्रा ज्यादा थी। सुरक्षा बलों ने जहन्नुम में 3 आतंकियों की एडवांस बुकिंग कर दी और राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को हिंदी में समझा दिया कि भारत को कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। 2020 के इस धमाकेदार ईयर एंड का विश्लेषण करना भी आज जरूरी है। बड़ी खबर यह है कि किसानों और सरकार के बीच आज 5 घंटे की बातचीत में अधूरा समाधान निकला, लेकिन निकला सही। किसानों की 4 में से 2 मांगों पर रजामंदी बन गई है। सरकार पराली और बिजली के मुद्दे पर किसानों की मांग मानने को तैयार है, यानी 2020 में आधा समाधान निकल गया। अब बाकी की बातें 2021 में होंगी। 4 जनवरी को अगली बैठक की तारीख निकली। साल जाते जाते बहुत अच्छी खबर आई। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को यूके में अप्रूवल मिल गया। भारत को भी इस बड़ी खबर का इंतजार था। यहां पर भी वैक्सीन को अप्रूवल मिलने में अब देर नहीं लगेगी। आज इसी पर एक अहम मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के बारे में आपको बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि क्यों ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को अप्रूवल मिलने का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, क्यों यही वैक्सीन भारत के लिए अहम है, क्यों इस वैक्सीन को कोरोना से लड़ाई का गेम चेंजर माना जाता है। कोरोना की यह वैक्सीन ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन की दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाई है। आज वहां की सरकार ने इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। ब्रिटेन पहला ऐसा देश है जिसने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। इससे पहले ब्रिटेन ने सबसे पहले अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। ब्रिटेन में 8 दिसंबर से वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसमें हर दिन औसतन 50,000 लोगों को फाइजर वैक्सीन लगाई जा रही है। पिछले हफ्ते तक वहां करीब 6 लाख लोगों को टीके लग चुके हैं। अब ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के 10 करोड़ डोजेस का ऑर्डर किया है और 4 जनवरी से ब्रिटेन में इसके भी टीके लगने शुरू हो जाएंगे। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन गेम चेंजर क्यों है, क्यों इसका अप्रूवल दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, इसे भी समझते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि दुनिया में जो भी लो और मिडिल इनकम वाले देश हैं, यानी जिनकी आय कम है, जो देश बहुत अमीर नहीं है, जिनकी कमर वैसे ही कोरोना से लड़ाई में टूट चुकी है, उन सभी की सबसे बड़ी उम्मीद ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है। इस वैक्सीन के करीब 100 करोड़ डोज की सप्लाई कम आय वाले देशों में होनी है। साल भर में इस वैक्सीन के 300 करोड़ डोजेस की इंटरनेशनल सप्लाई होगी। ये वैक्सीन 2 बातों में बाकी वैक्सीन से अलग है। पहली बड़ी बात, इस वैक्सीन की कीमत कम है। इसका एक डोज अनुमानित तौर पर $3 से कम कीमत का है, जबकि अमेरिका की फाइजर और मॉडर्ना कम से कम 6 गुना ज्यादा कीमत वसूल रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस वैक्सीन को आसानी से स्टोर किया जा सकता है। इसमें ज्यादा तामझाम नहीं है, इसे आसानी से एक फ्रिज में रखा जा सकता है। फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन की तरह इसे 0 से नीचे तापमान में रखना जरूरी नहीं है। इस वैक्सीन की डिमांड इसीलिए है क्योंकि इसे कम आय वाले देश भी अफोर्ड कर सकते हैं और कोई ज्यादा संसाधन लगाए बिना और ज्यादा पैसा खर्च किए बिना इसे आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन सस्ती है तो वो दूसरी वैक्सीन के मुकाबले अच्छा काम नहीं करेगी। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की ओवरऑल एफिकेसी 70% है, यानी वैक्सीन 70% तक प्रभावी है। इसके मुकाबले फाइजर का दावा है कि उसकी वैक्सीन 95% तक प्रभावी है। मॉडर्ना का दावा है कि उसकी वैक्सीन 94% तक प्रभावी है। लेकिन जानकारों का मानना है कि कोई भी वैक्सीन अगर 50% से ज्यादा प्रभावी है तो उसे कारगर माना जा सकता है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के फाइनल ट्रायल के जब नतीजे आए थे तो यह बताया गया था कि एक बड़े ग्रुप में हुए ट्रायल में जब ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के 2 डोज 1 महीने के अंतराल में दिए गए तो वैक्सीन 62% तक प्रभावी साबित हुई।
एक छोटे ग्रुप को जब वैक्सीन की एक डोज और फिर 1 महीने में आधी डोज दी गई तो ये 90% तक प्रभावी साबित हुई। हालांकि अब तक इसका कारण नहीं पता चला है कि कम डोज देने पर वैक्सीन ज्यादा प्रभावी क्यों है। ब्रिटेन में अब यह बताया जा रहा है कि अगर इस वैक्सीन की 2 डोज के बीच 3 महीने का अंतर रखा जाए, यानी 3 महीने में दूसरी डोज दी जाए, तो यह वैक्सीन 80% तक प्रभावी है। वहां वैक्सीन के 2 डोज वाले इलाज को अप्रूवल मिला है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन को बनाने का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के पास है। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक है, इसीलिए भारत को भी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के अप्रूवल का बेसब्री से इंतजार था। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पर अलग ट्रायल कर रहा था और उसने कोविशील्ड के नाम से वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत भी सरकार से मांगी है। भारत के वैक्सीनेशन प्लान में इस वैक्सीन का कितना अहम रोल है, ये जानते हैं। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को जैसे ही ब्रिटेन में मंजूरी मिली, भारत में भी वैक्सीन से जुड़ी एक्सपर्ट कमेटी का मंथन शुरू हो गया, क्योंकि ये वैक्सीन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है और उसने भारत में भी इस वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई किया हुआ है। वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI के पास दिसंबर की शुरुआत में 3 कंपनियों ने अप्लाई किया था। इन 3 कंपनियों में भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और अमेरिका की दवा कंपनी फाइजर का नाम है। इसमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी देने में अभी समय लग सकता है, क्योंकि उसकी वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल चल रहे हैं। फाइजर ने अब तक प्रेजेंटेशन नहीं दिया है और जिस ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, वो ब्रिटेन में अप्रूव हो चुकी है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट भारत में कोविशील्ड के नाम से बना रहा है, यानी ब्रिटेन में अप्रूवल मिलने के बाद अब ये माना जा सकता है कि भारत में सबसे पहले कोविशील्ड वैक्सीन को ही मंजूरी मिलेगी। इस वक्त हम लोग पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में हैं और मेरे हाथ में है वो वैक्सीन जिसका इस वक्त पूरा देश इंतजार कर रहा है। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कितने तैयार हैं आप वैक्सीन प्रोग्राम को लॉन्च और रोल आउट करने के लिए। ये प्रोडक्ट हम 8-9 महीने से हमारी पूरी सीरम की टीम और साइंटिस्ट और सब लोग बहुत एफर्ट और काम के बाद अभी ये फाइनल टाइम आया है ये लॉन्च के लिए। तो सब तैयारी अभी जो आप देख सकते हैं, ये स्क्रीनिंग मशीन है जहाँ ये हाई स्पीड कैमरा से सब पार्टिकल्स अंदर जो कुछ भी हो सकता है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ये लेबलिंग हो चुका है और अभी हम कोल्ड रूम में जाके देख सकते हैं कि इतना सारा स्टॉक हमने बनाया है कि पूरी देश के लिए जितना भी वैक्सीन चाहिए हम तैयार है। तो अभी ये लास्ट फाइनल मोमेंट तक हम आ चुके हैं और ये जब गवर्नमेंट हमें परमिशन देगी कुछ दिनों में हम दिसंबर में कोशिश करेंगे दिसंबर और जनवरी में लॉन्च करने। भारत में जो वैक्सीन बटने वाली है उसमें से कितना बड़ा हिस्सा यहाँ पर आप मैन्युफैक्चर करने वाले हैं? तो अभी यहाँ दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पेंडेमिक लेवल फैसिलिटी हम बांध रहे हैं, जो आप 1 साल में बनने वाली है। तब तक जो एग्जिस्टिंग हमारी फैसिलिटीज़ है वो हम यूज़ करके 1 बिलियन डोज बनाने वाले हैं। मैं ये पढ़ रहा था कि यूनाइटेड किंगडम में जो ट्रायल हुआ उसमें निकल के आया कि वैक्सीन की एफिशिएंसी तब ज़्यादा है अगर शुरू में आधा डोज लगे और बाद में पूरा डोज। ये 50% 100% का क्या लॉजिक है? ये थोड़ा कंफ्यूजन था एक्चुअली। जो पॉइंट इसमें है कि जो आप पहले डोज और दूसरी डोज में थोड़ा और गैप रखें, 2-3 महीने के बाद आप जो सेकेंड डोज लेंगे, तो उसमें वो ग्रुप में ये 90% एफिकेसी का रिजल्ट आया था। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमारी वैक्सीन भी 90% एफिकेसी है। आप बता रहे हैं वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग में क्लीनलीनेस है, स्वच्छता है, सफाई है। मेरे को चिंता साइड इफेक्ट्स की है। अमूमन वैक्सीन बनने में 10 से 15 साल का R&D होता है, ट्रायल्स होते हैं। ये तो साल भर के अंदर वायरस आया, लोगों ने उसको डिकोड किया जीनोम को और फिर वैक्सीन भी बना दी, अब रोल आउट भी हो रहा है। ये जो जल्दबाजी में काम हुआ है वो कितना सेफ है? नहीं, अभी इसलिए हम आज भी ड्रग कंट्रोलर से परमिशन के सिचुएशन में है, जो वो सब ये रिव्यू कर रहा है, डिटेल में जा रहा है और
ये जो वैक्सीन हम बना रहे हैं बिल्कुल सेफ्टी का सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ये हमें इसमें हमने रिसर्च किया है, 9 महीने गए हैं इसमें, और जो भी साइड इफ़ेक्ट्स छोटे मोटे होते रहते हैं वो सब वैक्सीन के साथ होते हैं। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि सब वैक्सीन में थोड़ा फीवर, थोड़ा हेडेक वो तो हो ही सकता है, मगर कोई भी खतरा, जान को खतरा नहीं है। यही वैक्सीन भारत के उस बड़े प्लान का हिस्सा भी है जिसमें जनवरी से ही टीके लगने शुरू हो सकते हैं। वैक्सीनेशन की तैयारियां तो पहले से ही हो चुकी है। 4 राज्यों के 7 जिलों में 2 दिन का ट्रायल हो चुका है। ये जांचा परखा गया है कि वैक्सीन पहुंचाने वाला सिस्टम कितना फिट है। सरकार का टारगेट है कि शुरुआती दौर में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। ऐसे लोगों का डेटाबेस तैयार है जिन्हें सबसे पहले टीका लगना है। इनमें कोरोना से लड़ने वाले 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, 50 वर्ष से अधिक आयु के 37 करोड़ लोगों और बाकी दूसरे बीमार लोगों को शामिल किया गया है। इतनी आबादी के लिए वैक्सीन की डोज को पहले से सुनिश्चित करना भी जरूरी है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि वो दुनिया का वैक्सीन सुपर पावर है। 70% वैक्सीन भारत में ही बनती है। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मेकर में से एक है। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड के 4 से 5 करोड़ डोज अब तक बना चुका है और वैक्सीन की ये डोज मुख्य तौर पर भारत में ही सप्लाई होगी। इसके अलावा कंपनी का दावा है कि अभी वो हर महीने कोविशील्ड की 5 से 6 करोड़ डोज बना सकती है और क्षमता बढ़ाकर वो मार्च तक हर महीने 10 करोड़ डोज बना सकती है। We've got 40 to 50 million doses already made. We're producing more every week. And once we get the regulatory approvals in a few days, I would say, then it'll be down to the government to decide how much they can take, how fast they can take it. And we're talking about, reaching at least 300 million doses by July 2021. शुरुआती 6 महीने तक वैक्सीन की कुछ शॉर्टेज रह सकती है, लेकिन इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट को उम्मीद है कि सप्लाई में कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरी बात यह भी है कि तब तक कोरोना की बाकी वैक्सीन भी आ जाएंगी, उन्हें तब तक अप्रूवल मिल सकता है। इतनी बड़ी आबादी तक वैक्सीन पहुंचाना मुश्किल नहीं होगा। आज तक ब्यूरो। वैक्सीन पर भारत की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी SEC की आज मीटिंग थी। वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल के लिए कंपनियों से जो डेटा और जानकारी मांगी गई थी उसका एक्सपर्ट कमेटी ने अध्ययन किया। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और फाइजर की वैक्सीन शामिल है। फाइजर ने कमेटी से थोड़ा और समय मांगा है। अब कमेटी 1 जनवरी को फिर मीटिंग करेगी, लेकिन अब जब ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को ब्रिटेन में मंजूरी मिल गई है तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 जनवरी की मीटिंग में भारत में भी वैक्सीन पर बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि अब सभी को इस बात का इंतजार है कि भारत में वैक्सीनेशन कितनी जल्दी। दुनिया के बाकी देश तो आगे निकल चुके हैं। अमेरिका में औसतन हर दिन 1 लाख लोगों को टीके लग रहे हैं। वहां पर 23 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। चीन में 10 लाख लोगों को टीके लग चुके हैं। ब्रिटेन में 6 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है। इजराइल में करीब 5 लाख, रूस में करीब 4.5 लाख, कनाडा में 58,000 से ज्यादा और जर्मनी में करीब 42,000 लोगों को कोरोना के टीके लग चुके हैं। इसीलिए भारत भी अब कोई देर नहीं करना चाहेगा, क्योंकि तैयारियां तो पूरी हैं। वैक्सीनेशन की चिंता सबको इसीलिए भी है क्योंकि कोरोना के नए स्ट्रेन से पूरी दुनिया परेशान है। भारत में कल ही इसके पहले 6 मामले मिले थे। अब उत्तर प्रदेश के मेरठ और नोएडा में 2 केस मिले हैं। ये लोग कुछ दिन पहले ब्रिटेन से लौटे थे। पश्चिम बंगाल में भी पहला केस मिला, जहां ब्रिटेन से कोलकाता आया एक व्यक्ति कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित मिला। कर्नाटक में ऐसे 7 लोग संक्रमित मिले हैं। नए स्ट्रेन के कल तक करीब 20 मामले आ चुके थे। अब ऐसा साफ दिख रहा है कि ये मामले बढ़ रहे हैं। कल ही हमने आपको बताया था कि नवंबर से दिसंबर के बीच ब्रिटेन से 30,000 से ज्यादा लोग भारत आए हैं। 2020 जा रहा है, लेकिन अभी कोरोना नहीं जा रहा। इसीलिए नए साल का स्वागत करने के लिए लोग भले ही बेसब्र हों, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम छोड़े नहीं जा सकते। लिहाजा सतर्कता और सख्ती बरतनी ही होगी। इस बार न्यू ईयर का जश्न कोरोना प्रोटेक्शन वाला होगा। दिल्ली के होटल, पब, रेस्टोरेंट सिर्फ 50% क्षमता से खुल सकेंगे और स्पेशल इवेंट्स की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली में शराब पीकर गाड़ी चलाने का संदेह होने पर भी अल्कोमीटर का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि संदिग्ध लोगों का मेडिकल टेस्ट होगा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में रात 8 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी।
पुलिस ने ज्यादा भीड़ लगने वाली जगहों पर स्पेशल टीम तैनात करने का फैसला किया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने वाली पुलिस की अलग अलग टीम्स होंगी। दिल्ली मेट्रो में रात 9 बजे से राजीव चौक स्टेशन से निकासी बंद होगी, हालांकि स्टेशन से एंट्री की इजाजत होगी। मेट्रो के कनॉट प्लेस स्टेशन पर भीड़ बढ़ी तो वहां मेट्रो सर्विस रोकी जा सकती है। मुंबई में धारा 144 ही लागू कर दी गई है, यानी 4 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं चल सकेंगे। मुंबई में रेस्टोरेंट, होटल, पब, यहां तक कि घरों और सोसाइटीज की छतों पर पार्टियों की मंजूरी नहीं होगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने का संदेह होने पर ब्रेथ एनालाइजर का इस्तेमाल नहीं होगा। पुलिस संदिग्धों का ब्लड टेस्ट कराएगी। अगर शराब पीकर गाड़ी चलाने की पुष्टि हुई तो ड्राइवर की गिरफ्तारी होगी और उसके साथ गाड़ी में चल रहे लोगों पर भी केस दर्ज किया जाएगा। अहमदाबाद में 31 दिसंबर को रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। रात 9 बजे के बाद अनावश्यक घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई होगी। बेंगलुरु में 31 दिसंबर की रात 10 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक ज्यादातर फ्लाईओवर्स पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। गुरुग्राम में सुरक्षा और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए 71 पुलिस नाकों पर 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है। पर्यटकों के पसंदीदा शहर शिमला में रात 10 बजे के बाद कर्फ्यू लागू है। पूरे शिमला शहर को 7 सेक्टर्स में बांटकर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। भुवनेश्वर में भीड़ इकट्ठा होने पर रोक है। रात 12 बजे के जश्न पर रोक लगा दी गई है। होटल, क्लब, कल्याण मंडपों में भीड़ जमा होने की मंजूरी नहीं होगी। अब हम अपने पड़ोसी चीन और पाकिस्तान के लिए वर्ष 2020 की लास्ट वार्निंग की बात करेंगे, जो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जारी की है। चीन और पाकिस्तान को यह वार्निंग देने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि इन दोनों ने ही LAC से लेकर LOC तक पूरे साल भारत के खिलाफ अपना दुष्चरित्र का जमकर प्रचार प्रसार किया। ऐसे में जब यह साल खत्म होने वाला है तब चीन और पाकिस्तान को बारी बारी से उनके सालाना पाप गिनवाना तो बनता है। सबसे पहले बात पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों की करते हैं, जिन्हें जहन्नुम पहुंचाने के अपने ही पुराने रिकॉर्ड को इस साल भारतीय सेना ने तोड़ दिया। इस साल जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने दोहरा शतक लगाते हुए 224 आतंकियों को इस दुनिया से आउट कर दिया। भारतीय सेना का यह स्कोर पिछले स्कोर के मुकाबले करीब 1.5 गुना है। साल 2019 में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में 153 आतंकियों का सफाया किया था, जबकि 2018 में 215, 2017 में 213, 2016 में 141 आतंकियों को भारतीय सेना ने 2 गज जमीन के नीचे पहुंचा दिया था। आज भारतीय सेना ने श्रीनगर में 3 आतंकियों को ढेर किया। ये इस साल का आखिरी एनकाउंटर भी हो सकता है। आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को साल की आखिरी चेतावनी भी दी। सुनते हैं। हमारी आंख तो सचमुच बिल्कुल जिसे कहा जाए ना, हमारी नजर तो बस चिड़िया की एक आंख पर होती है। जो हमको छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बस चाहे जो भी। ये देश के दुश्मनों को साल 2020 की आखिरी वार्निंग है। ये कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट की आखिरी किश्त। भारतीय सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के परिमपोरा इलाके में 3 आतंकियों को ढेर करके ईयर एंड किया और साल के जाते जाते अपने स्कोर में इजाफा कर लिया। श्रीनगर शहर के इस इलाके में जिसको HMT कहा जाता है, कल रात से ही लगातार एक मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में जो है सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के जवान जो है वो लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। वैसे तो पिछले 4 सालों से भारतीय सेना कश्मीर में शतक ही लगा रही है, लेकिन इस बार उसने 224 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारकर अपना हाईएस्ट स्कोर बनाया है, जिसमें आतंकी संगठनों के बड़े बड़े 30 मारखां जहन्नुम पहुंचा दिए गए हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप आतंकी रियाज नाइकू इस साल मारा गया। जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर कारी यासीर भी इसी साल मारा गया।
लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर हैदर भी इस साल जहन्नुम पहुंचाया गया। गजवा उल हिंद के कमांडर बुरहान कोका की एडवांस बुकिंग भी इसी साल जहन्नुम में करवा दी गई है। 20 जिले, 100 से ज्यादा ऑपरेशन, 224 आतंकियों की मौत। साल 2020 को भारतीय सेना ने आतंकी संगठनों के मोस्ट वांटेड आतंकियों को धरती के स्वर्ग से सीधे जहन्नुम का रास्ता दिखाया। इस पर मौजूदा सीडीएस जनरल बिपिन रावत की एक पुरानी बात याद आती है जो आज भी लागू है। देखिए, हम लोग तैयार हैं। इन्फिल्ट्रेशन जैसे आपको बताया जा चुका है, ये जारी रहेगा। सरहद के उस पार जो आतंकवादी हैं वो तैयार बैठे हैं और हम भी उनके लिए इस तरफ तैयार बैठे हैं। वो इधर आएंगे, हम उन्हें रिसीव कर रहे हैं और रिसीव करके हम 2.5 फुट जमीन के नीचे उन्हें भेजते रहेंगे। कश्मीर में आतंकियों की मौत और एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी, इन दोनों के बीच गहरा नाता है। भारतीय सेना ने आतंकवादियों को ढेर करने का अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, तो पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर साल 2020 में 17 साल में सबसे ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन किया है। साल 2003 में सीज फायर एग्रीमेंट के बाद से साल 2005 तक पाकिस्तान ने एक बार भी सीज फायर नहीं तोड़ा। साल 2006 में पाकिस्तान ने 3 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। साल 2007 में 21 बार, फिर 2019 के बाद तो पाकिस्तान सीज फायर तोड़ने का आदी ही हो गया। 2019 का यह आंकड़ा 3168 था, लेकिन 2020 में पाकिस्तानी सेना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4700 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन किया। यानी हर महीने 400 से ज्यादा बार और हर दिन 14 बार। ये अपने आतंकियों की मौत पर पाकिस्तानी सेना की छटपटाहट का ही नतीजा है। जब भी जरूरत महसूस की, पाकिस्तानी सेना को धमाकेदार तरीके से जवाब दिया और करारा जवाब दिया। देखिए, पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, पाकिस्तान तो जब से एग्जिस्टेंस में आया है तब से ही बराबर कुछ न कुछ नापाक हरकतें सीमा पर उसके द्वारा की जाती रहती हैं। और सीज फायर वायलेशन का जहां तक सवाल है, 200, 250, 300, 400 बार बराबर वो सीज फायर वायलेशन कभी कभी महीनों में ही करता रहता है, सिलसिला जारी रहता है। लेकिन हमारे सेना के जवान बराबर उसको मुंहतोड़ जवाब देते रहते हैं। और भारत के जवानों ने यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि केवल इस पार से ही नहीं, आतंकवाद का सफाया करने के लिए उस पार भी जाकर आतंकवादी ठिकानों पर हमले करने की जरूरत होगी तो भारत कर सकता है। भारत के अंदर वह कुव्वत है, ताकत है। कुल मिलाकर साल 2020 में भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी नापाक हरकतों से जरा भी बाज नहीं आया, फिर चाहे आतंकी घुसपैठ हो या एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन। लेकिन भारतीय सेना भी ठान कर बैठी है, जब तक पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने नहीं लगा देते तब तक आतंकियों को ठिकाने लगाते रहेंगे, साल दर साल ऐसे ही बड़े आराम से। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। भारत की तरफ से वर्ष 2020 की इस लास्ट वार्निंग का पाकिस्तान पर शायद ही कोई असर पड़े, क्योंकि वो तो इन दिनों चीन की शह पर उछल रहा है। वो चीन जो पूरे साल लद्दाख में एलएसी पर भारत की जमीन पर कब्जा करने के लिए चालें चलता रहा और बार बार मुंह की खाता रहा, लेकिन चीन अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। आज राजनाथ सिंह ने भारत की तरफ से चीन को भी वार्निंग ऑफ द ईयर दे दी है। साल 2020 एलएसी पर चीनी सेना की चालाकियों का साल रहा, जिसका भारत ने हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब दिया, क्योंकि यह भारत के स्वाभिमान का मसला है, जिसको लेकर भारत न कभी सॉफ्ट पड़ा था न कभी सॉफ्ट पड़ेगा। सॉफ्ट होने का मतलब यह नहीं होता है कि कोई हमारे ऊपर चोट करे, हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करे और हम चुप्पी साध कर और हाथ बांध कर बैठे रहें। ऐसा भारत नहीं रहा है। भारत किसी भी सूरत में अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता है, और मैं पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ यह बात मैं कहना चाहता हूं, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत हमें क्यों नहीं चुकानी पड़े। भारत चीन सीमा के बीच एलएसी पर इतना तनाव पहले कभी नहीं रहा जितना इस साल रहा।
अप्रैल में चीन की सेना भारत की जमीन पर भूमाफिया बनकर बैठ गई। वॉर प्रैक्टिस के प्रोपेगेंडा वीडियो बना कर भारत पर दबाव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन भारतीय सेना ने भी अपने मजबूत इरादों से चीन को ठेंगा दिखा दिया। जून में गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, लेकिन भारतीय सेना ने चीन के भी 40 से ज्यादा सैनिक मार गिराए। सितंबर में 45 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब एलएसी पर गोलियां चली। पहली बार सर्दियों में इस वक्त भी एलएसी पर दोनों तरफ 50-50 हजार सैनिक तैनात हैं। चीन चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, उसका विस्तारवादी सपना भारत की जमीन पर तो कभी पूरा नहीं होगा। ये इस साल चीन को बहुत अच्छी तरह से समझा दिया गया। नहीं, यदि कोई देश विस्तारवादी है, एक्सपेंशनिस्ट है और भारत के भूमि पर कब्जा करने के लिए कोई कोशिश करता है, तो कि टुकड़े को हड़पने की कोशिश करता है, तो भारत के अंदर वह ताकत है, भारत के अंदर वह कुवत है कि किसी भी सूरत में अपनी जमीन को किसी दूसरे देश के हाथ में नहीं जाने देगा, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो। 8 दौर की बातचीत के बाद भी चीन एलएसी पर अड़ा है। फिर चाहे एलएसी हो या एलओसी या भारत का कोई भी बॉर्डर, चाहे चीन हो या पाकिस्तान, दोनों को साल 2020 का फाइनल मैसेज वही है जो भारत पूरे साल देता रहा है। देखिए, मैं इतना ही देशवासियों को कहना चाहता हूं कि हमारे देश की सेना देशवासियों का मस्तक नहीं झुकने देगी। क्या क्या हुआ है मैं खुलकर नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा है। लेकिन भारत वासियों का मस्तक झुका नहीं है, यह बात मैं दावे के साथ कहता हूं। और जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, ये हमारी बात को मैं समझता हूं सीमा पर बैठा हुआ सेना का जवान भी सुनेगा तो कम से कम यह फक्र के साथ कह सकेगा कि हमारा जो रक्षा मंत्री कह रहा है वह सच बोल रहा है। लद्दाख में एलएसी पर अप्रैल में शुरू हुआ तनाव अभी भी बना हुआ है और काफी संभावना है कि अगले साल भी बना रहेगा, क्योंकि चीन एक तरफ बातचीत का ढोंग करता है, दूसरी तरफ एलएसी पर युद्ध की तैयारी। लेकिन भारत भी तैयार है चीन को समझाने के लिए, बात की टेबल पर भी और जरूरत पड़ी तो युद्ध के मैदान में भी। Any serious Indo-China conflict is not good for China at the global front. If Chinese aspirations are global, then it does not suit their grand plans, and therefore, what could be the possible Chinese objective for their actions in the north? This is important to understand. यानी चीन हो या पाकिस्तान, भारत की तरफ से दोनों पड़ोसी देशों को 2020 का मैसेज ऑफ द ईयर यही था और यही है कि सुधर जाओ, वरना भारत को सुधारना भी आता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे सेना के जवानों का हौसला बुलंद था और आज भी है, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सब शौर्य और पराक्रम का परिचय इस बार हमारी सेना ने दिया है, और संयम का भी। उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। आज तक ब्यूरो। अब चीन और पाकिस्तान इसे चाहे जैसे मर्जी लें, नए साल की शुभकामनाएं समझें या लास्ट वार्निंग, भारत ने अपनी तरफ से इन दोनों देशों को नए साल का पैगाम दे दिया है। दो बड़ी खबरें आज की। सबसे पहले तो कि किसान आंदोलन जो चल रहा है और वहां जो बातचीत हुई है उसमें 50-50 कम से कम बात बन गई है, बाकी अब नए साल में आगे बातचीत होगी। दूसरी चीज ये कि हम वैक्सीन को मंजूरी देने के बेहद करीब हैं और आज तक पहली बार एक वैक्सीन फैसिलिटी में भारत के भीतर सीरम इंस्टीट्यूट में पहुंचा है। वहां के हालात पूरे आप देख सकते हैं आज रात 10:30 बजे। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।